गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है जुलाई 26 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। तो कौन कौन से टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं? एक बिल्कुल ही नया टॉपिक है बैंकिंग सेक्टर के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे फुल रिजर्व बैंकिंग क्या होता है, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्या होता है जो आज हम लोग यूज करते हैं, इसे क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, किस तरह से काम करता है। बहुत ही मजेदार एक जबरदस्त टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है। इकोनॉमी वाले सेक्शन से पहले हम लोगों ने इसके बारे में कभी बात नहीं किया है, कि आज के टेक्स्ट सेक्शन से आया है, इसको हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा वैसे ये तो टॉपिक थोड़ा रिपीटेड है, लेकिन जो हिमाचल में जिस तरह से क्लाउड बस्ट हो रहा है, फ्लैश फ्लड्स आ रही हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, क्या उसके पीछे सिर्फ नेचर रिस्पॉन्सिबल है या उसके पीछे कुछ मैन मेड रीजंस भी हो सकते हैं? उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, बायोडाइवर्सिटी बिल फाइनली इसको पास कर दिया गया है लोकसभा में। इसके अंदर प्रोविजंस क्या है, इसका क्रिटिसिज्म क्या है, वो हम लोग देखने वाले हैं। इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3। अपार्ट फ्रॉम दैट, कल हम लोगों ने बात किया था राजस्थान के अंदर जो गिग वर्कर्स के लिए जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, और मैंने कहा था कि इसको हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, आज बड़ी अच्छी बात हुई, एडिटोरियल आ गया है। राजस्थान में जो गिग वर्कर्स के लिए कानून पास हो गया है, उसके बारे में बढ़िया सा एडिटोरियल आया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, आपको भी अच्छा लगेगा। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। पहला टॉपिक क्या कहता है? फुल रिजर्व बैंकिंग, 100% रिजर्व बैंकिंग। ये होता क्या है, कैसे काम करता है, आपको मैं बताता चलता हूं। देखिए, बैंकिंग से बैंक्स काम कैसे करते हैं, ये बड़ा सा सिंपल सा एक तरीका होता है बैंक के काम को समझने का। सपोज करिए आपके पास एक बैंक है, कोई भी, मान लो एसबीआई समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो है हजारों लाखों लोग हैं जिनका एसबीआई के अंदर अकाउंट होता है। ये अपना पैसा बैंक के अंदर डिपॉजिट कराते हैं। सपोज इन्होंने 100 रुपीज बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाया, ठीक है। अब बैंक इसको अपने पास रखेगा, बदले में बैंक इनको क्या देता है, कुछ इंटरेस्ट रेट पे करता है। सपोज यहाँ पे 3%, राइट। लेकिन बैंक को इससे क्या बेनिफिट है? बैंक भैया आपको 100 रुपए की बजाय 103 रुपए क्यों देगा? क्योंकि ये जो 100 रुपीज है, अब ये बैंक के पास चले गए, ठीक है। अब ये 100 रुपीज बैंक क्या करता है, आगे किसी टाटा बिरला अंबानी या किसी को भी होम लोन, कार लोन, जो भी लेना है उसको, मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाटा, या कोई इंसान भी हो सकता है मेरे जैसा आम आदमी, उसको वो लोन पे देता है, ठीक है। अब ये 100 रुपीज चले गए लोन पे। अब ये जो लोग हैं जिन्होंने लोन लिया है, ये बैंक को इंटरेस्ट देंगे। अब ये कार लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, हनीमून लोन, जो भी आप लोगे, बैंक बदले में आपसे इंटरेस्ट तो लेगा ना। अब सपोज करो बैंक ने आपसे 5% जो है वो इंटरेस्ट रेट लिया, तो बैंक आपको दे रही है 3%, बदले में बैंक को मिल रहा है 5%। तो ये जो 2% का जो होता है, ये क्या है, ये हो गया बैंक का प्रॉफिट। ओके। अब बैंक इस प्रॉफिट में से उसको अपने एम्प्लॉयज को सैलरी भी देनी है, अपने स्टेक होल्डर्स को उसको प्रॉफिट भी देना है, जो लैंड वगैरह होती है बैंक की उसको रेंट वगैरह भी देना होता है। तो ये 2% में बैंक सब कुछ निकालता है। लेकिन यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है, राइट। देखिए, आपने बैंक में पैसा जमा करवाया, अब आप बैंक में ना कई दो तीन तरह से पैसा जमा करवा सकते हो। एक तो आप डिमांड, जो डिपॉजिट होता है उसके अंदर करवा सकते हो, यानी कि आपका जो सेविंग अकाउंट होता है, हम सबका डिमांड अकाउंट होता है। एक आप करंट अकाउंट करवा सकते हो, और एक आप यहाँ पे टाइम डिपॉजिट करवा सकते हो। टाइम डिपॉजिट का मेरा मतलब है एफडी, जिसे फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट आप सभी के पास डिमांड डिपॉजिट ही होता है। जो बिजनेस पीपल होते हैं वो करंट अकाउंट जो है ओपन करवाते हैं, जिसके अंदर जो है लाखों करोड़ों की ट्रांजेक्शन होती है एवरी डे। इसके ऊपर आपको लगभग कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, नो इंटरेस्ट एट ऑल, करंट अफेयर्स में, करंट अकाउंट के अंदर। डिमांड अकाउंट में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट मिलता है, जैसे ऊपर मैंने आपको 3% बताया। इसका नाम डिमांड क्यों होता है? क्योंकि जब आप चाहो बैंक से अपना पैसा डिमांड कर सकते हो, और बैंक लीगल तौर पे, बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब आप डिमांड करो बैंक आपको पैसा देगा। आपके पास एटीएम है, आप बैंक से पैसा निकाल सकते हो। आपके पास, आप बैंक में जाके जो है चेक से पैसा निकाल सकते हो। आप जैसे भी मर्जी पैसा निकालिए, आप जब भी डिमांड करोगे बैंक आपको पैसा देगा। इसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। एक होता है टर्म डिपॉजिट, उसमें आप 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, जितना भी आपका मन करे, आप फिक्स टाइम के लिए बैंक में पैसा जमा करवा सकते हो। तो ये इस तरह से जनरली एक बैंक काम करता है। अब इसी के रिगार्डिंग हमारे पास एक टर्म है जिसे कहते हैं फुल रिजर्व बैंकिंग, 100% रिजर्व बैंकिंग। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भैया, जो बैंक है
वो किसी को भी पैसा नहीं देंगे। जो भी बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट हुआ है, बैंक उसको पैसा आगे टाटा बिरला अंबानी को नहीं देगा। बैंक्स आर नॉट अलाउड टू lend आउट मनी दैट दे रिसीव फ्रॉम द कस्टमर्स इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। समझे आप इस बात को? इसका मतलब ये हुआ कि जो 100 रुपए आपने बैंक में दिए थे, बैंक उस सारे पैसे को होल्ड करेगा। अब मजे की बात ये है, बैंक ने वो पैसा होल्ड कर लिया, अपनी तिजोरी के अंदर रख लिया। तिजोरी मतलब वोल्ट, ठीक है। अब बैंक आपके पैसे को सेव कर रहा है। यस, आपका पैसा बैंक में स्टोर है, वो सेफ है। तो बैंक आपसे फीस चार्ज करेगा, क्योंकि बैंक ने आपका पैसा स्टोर किया हुआ है। अब ये उसकी सिक्योरिटी बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, घर के अंदर पैसा रखेंगे तो चोरी होने के चांसेस रहते हैं, सेफ नहीं रहता है पैसा। आप बैंक में जाते हो, पैसा रखते हो, बैंक आपसे फीस चार्ज करता है। जैसे आप बैंक में लॉकर सर्विस लेते हो, उसमें अपने गहने वहने रखते हो, बैंक आपसे फीस चार्ज करता है। तो ये जो फुल रिजर्व बैंकिंग सेक्टर होता है, इसमें बैंक आपको इंटरेस्ट देने की बजाय आपसे पैसा चार्ज करता है। बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू होल्ड रिजर्व बैकिंग 100%। ठीक है। अब ऐसा किया क्यों जाता है? अब सोच रहे होंगे, चलिए तो बड़ी अजीब सी बात है, बैंक कैसे कैसे काम करेंगे, प्रॉफिट कैसे कमाएगा, फिर वो सैलरी कैसे देगा? ये प्रोसीजर किया जाता है इस वजह से, ताकि बैंक जो है अपना रन ऑन को अवॉइड कर सके। ये क्या होता है आपको बताता हूं। अब देखिए, डिमांड डिपॉजिट है, बैंक के पास 100 रुपए हैं, आपने जो वहां पे जमा करवाए हैं। बैंक ने ये 100 रुपए टाटा बिरला अंबानी को दे दिए। बैंक के पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। हो सकता है बैंक ने 80 रुपए दे दिए, 20 रुपीज सपोज करो बैंक के पास है। सपोज करो बैंक के पास सिर्फ 20 रुपीज है, राइट। अब सारे के सारे लोग एक दिन बैंक में पहुंच गए, उन्होंने कहा भैया हमारा पैसा दीजिए, क्योंकि हमारा तो डिमांड डिपॉजिट है, आपको लीगल तौर पे हमें पैसा देना पड़ेगा। अब बैंक बेचारा पैसा कहां से लाएगा? उसके पास तो सिर्फ 20 रुपीज है ना। अब एकदम से जाके वो टाटा बिरला अंबानी से तो मांग नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने तो इन्वेस्ट कर दिया है, वो तो अलाउड नहीं है। बैंक के पास सिर्फ 20 रुपए हैं, लेकिन सभी लोग पहुंच गए कि आप हमें हमारा 100 रुपया दीजिए। अब बैंक को वो देना पड़ेगा। तो बैंक क्या हो जाएगा? बैंक हो जाएगा डिफॉल्ट, बैंक हो जाएगा बैंक करप्ट, क्योंकि उसके पास पैसा है ही नहीं। और ऐसा कई बार हुआ है, 2008 के क्राइसिस में ऐसा हुआ। ठीक है। अभी सिलिकॉन वैली बैंक डिफॉल्ट हो गया अमेरिका में। वो इसी वजह से हुआ, क्योंकि सारे से सारे लोग वहां पहुंच जाते हैं। अब इस चीज को अवॉइड करने के लिए फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, ताकि सारे लोग आए, उनको पैसा मिल जाए। तो बैंकिंग सेक्टर इससे कोलैप्स नहीं होता है, बैंकिंग सेक्टर इससे सेफ रहता है, सिक्योर रहता है। इसीलिए फुल बैंकिंग रिजर्व का यूज किया जाता है। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, तो लोग तो बैंक में पैसा जमा करवाना ही बंद कर देंगे। बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है। जो सिस्टम आजकल हम लोग यूज करते हैं, उसे कहा जाता है फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम। ठीक है। अब मतलब जो आजकल हम लोग यूज करते हैं, वो इससे पहले फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम यूज किया करते थे। आजकल जो यूज करते हैं उसे कहते हैं फ्रैक्शन रिजर्व बैंकिंग सिस्टम। वो आपको मैं बताऊंगा क्या होता है फ्रैक्शन वाला भी। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो बैंक क्या करेंगे? बैंक देखिए क्या करते हैं। बैंक उस पैसे को लेंड नहीं करेंगे जो डिमांड डिपॉजिट पे है। करंट करंट अकाउंट वाले तो वैसे ही नहीं कर सकते वो। तो बैंक सिर्फ उसी पैसे को आगे लैंड करेंगे जो कि फिक्स डिपॉजिट होगा, टाइम डिपॉजिट जिसको बोलते हैं। अब मान लो 100 रुपए बैंक के अंदर जमा हुए, इस 100 रुपए में से 70 रुपए वो डिमांड डिपॉजिट के हो गए, और 30 रुपीज जो है वो टाइम डिपॉजिट के हो गए। तो बैंक सिर्फ टाइम डिपॉजिट को ही आगे टाटा बिरला अंबानी को लोन पे देगा, 70 रुपए नहीं देगा। अब आप पहुंचोगे बैंक में, ठीक है। आपने कहा कि सर हमारे 70 रुपए वापस कर दीजिए, बैंक ने बोलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ले जाओ, मेरे पास 70 रुपए पड़े हैं। लेकिन आप बैंक से 30 रुपए नहीं मांग सकते, क्योंकि ये आपने फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट किए हुए हैं। जैसे मान लो आपने 1 साल के लिए किया हुआ है, तो 1 साल से पहले डिमांड नहीं कर सकते। और बैंक टाटा बिरला अंबानी को 1 साल के लिए देगा। तो 1 साल के बाद जब वो बैंक को पैसा वापस कर देंगे, तो बैंक आपका पैसा वापस कर देगा। ये जो बैंकिंग होती है, ये ज्यादा सेफ होती है, ताकि बैंक जो है वो बैंकरप्ट ना हो सके, वो डिफॉल्ट ना हो सके। तो बैंक सिर्फ फिक्स डिपॉजिट को ही अलाउ करता है। बैंक जो है आपके डिमांड डिपॉजिट को अलाउ नहीं करता। अच्छी बात है, ताकि लोगों को फाइनली जो उनका पैसा है वो रिपे हो सकता है। इससे क्या होता है, इससे अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है बैंकिंग लैंडिंग पे। अदरवाइज क्या होता है, बैंक ना पैसा ऐसे देते रहते हैं, ले जाओ पैसा, सस्ते में ले जाओ। अननेसेसरी लैंडिंग जो है यहाँ पे रुक जाती है। ठीक है।
allowing banks to create loans without the necessary saving to back these loans can help for investment in the economic growth। अब इससे बेनिफिट तो है। बेनिफिट इससे ये होता है, देखो जब तक टाटा बिरला अंबानी को पैसा नहीं मिलेगा यार, वो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जब तक वो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इकोनॉमी ग्रोथ नहीं होगा। तो बैंक जितना ज्यादा टाटा बिरला अंबानी को पैसा देगा उतना ही इकोनॉमी ग्रोथ होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। लेकिन सिर्फ आप अगर टाइम डिपॉजिट वाला करोगे तो कैसे, क्योंकि टाइम डिपॉजिट में तो बहुत कम पैसा दिया जाता है लोगों के द्वारा, तो इकोनॉमी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इसका एक बेनिफिट ये होता है कि जो पैसा बैंक में होता है, बैंक उसको क्रिएट कर देता है। जैसे मान लो आप बैंक में गए, आपने कहा से मुझे 10 लाख रुपए लोन चाहिए, बैंक आपको कैश थोड़ी देता है, क्योंकि बैंक के पास उतना कैश है ही नहीं। बैंक आप क्या करता है, आपके अकाउंट में जमा करवा देता है, वो कैश तो नहीं है ना। तो बैंक क्या करता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके अकाउंट में पैसा जमा करवाता है। तो इससे क्या होता है, मार्केट में बहुत ज्यादा मनी सप्लाई हो जाती है, और बहुत ज्यादा मनी सप्लाई होने से इन्फ्लेशन हो जाता है, और इसी की वजह से होता है आर्टिफिशियल इकोनॉमिक बूम एंड बस्ट। क्योंकि बैंक इतना सारा पैसा क्रिएट कर देते हैं कि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है, और मनी सप्लाई ज्यादा होने की वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है और इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाता है। ठीक है, इस चीज से बचने के लिए जो ये अपना फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत सही है, ताकि इकोनॉमी के अंदर इस तरह के बूम ना आए, जैसे 2008 का क्राइसिस आया। अगर ये होता फुल रिजर्व तो बच जाते। ठीक है, लेकिन आजकल जो हम लोग यूज करते हैं, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का यूज करते हैं, ये क्या होता है, इसमें बैंक क्या करते हैं, कस्टमर को इंटरेस्ट रेट पे करते हैं। आपको फीस नहीं देनी है, आपको बैंक कस्टमर को, मैं भी कस्टमर हूं बैंक का, आप भी कस्टमर होते हो, आपको इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है ऑन योर डिमांड डिपॉजिट, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, बैंक्स प्रीडोमिनेटली डू नॉट लैंड इन द फॉर्म ऑफ द फिजिकल कैश। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप 10 लाख रुपए लोन लेते हो तो बैंक आपको कैश नहीं देता है, क्योंकि बैंक के पास कैसा है ही नहीं कैश। ठीक है, आप बैंक में 100 रुपए जमा कराते हो कैश की फॉर्म में, उस 100 रुपए के ऊपर बैंक जो है 1000 रुपए का लोन दे देता है। इसे मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है सब कुछ। तो होता क्या है, अब आपने समझ लिया एक बात को, कि जैसे मान लो बैंक के ऊपर, बैंक के पास कैश है। ठीक है, अब बैंक कैश में तो देता नहीं है, इसका मतलब कैश कहां पड़ा है, वो सारा कैश तो बैंक के पास पड़ा है। फिर भी बैंक कैसे बैंकरप्ट हो जाता है, आपने 100 रुपया बैंक में कैश दिया, वो 100 के 100 रुपया बैंक के अंदर पड़ा हुआ है। आप बैंक में पैसा मांगने गए, सर मेरा 100 रुपया दे दो, बैंक आपको 100 रुपया दे देगा। तो आप कैसे कह सकते हो बैंक बैंकरप्ट हो जाएगा, जब बैंक के पास 100 रुपया है, ये भी तो बड़ी बात है। लेकिन बैंक जो आगे पैसा टाटा बिरला अंबानी को देता है, वो तो कैश की फॉर्म में नहीं देता ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देता है। अब मान लो वो लोग भी कैश की फॉर्म में मांगने लगे, तो बैंक कहां से लेके आएगा, बिकॉज दिस इज ऑल इलेक्ट्रॉनिक मनी, दिस इज ऑल इलेक्ट्रिक मनी। उस चीज से बचने के लिए जो है क्या होता है, कुछ तरीकों का यहाँ पे यूज किया जाता है बैंक के द्वारा, ताकि सारे के सारे लोग ना आए। इफ द, तो उसमें क्या कहा उन्होंने, इसमें इन्होंने ये कहा कि ये जो कंडीशन होती है, जब सारे के सारे लोग बैंक में पैसा लेने आ जाते हैं, बहुत रेयर कंडीशन होती है, बहुत रेयर कंडीशन होती है। क्यों होती है, क्योंकि मोस्टली जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो चेक की फॉर्म में होती हैं, और नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं। जैसे आप मान लीजिए आपको कैश की जरूरत ही नहीं है, आपके अकाउंट में पैसा आया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आया, आपके अकाउंट में आ गया जी। आपने किसी को सैलरी देनी है, वो भी आप उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे रहे हो। आपने फर्दर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो भी आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे रहे हो। तो कैश लोगों के द्वारा यूज ही नहीं किया जाता है। तो जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा आरबीआई है, वो एक्चुअली कोशिश करता है कि मार्केट में कैश कम से कम यूज हो, ताकि लोग कैश के ऊपर डिपेंड ना करें। क्योंकि लोग कैश के ऊपर डिपेंड करेंगे तो बैंक में जाने लगेंगे, बैंक के ऊपर के पास तो कैश है ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि इस तरह के जो केस है बहुत रेयरली होते हैं। ये केस रेयर तब होते हैं जब जब मार्केट में र्यूमर्स फैल जाते हैं कि ये बैंक बैंकरप्ट होने वाला है। उस र्यूमर्स की वजह से लोग बैंक में कैश लेने के लिए पहुंच जाते हैं, उनको डर लगता है कहीं बैंक बंद ना हो जाए। जैसे इस बार जो है वो सिलिकॉन वैली बैंक वाले केस में हुआ। 2008 के टाइम पे भी इस तरह की कई चीजें हुई थी। 2011 में आईसीआईसी के ऊपर भी ऐसी केस आ गया था। ठीक है, लोगों को ये लगता है सोशल मीडिया वगैरह के द्वारा कि ये बैंक बंद होने वाला है। उनको डर लगता है भैया कहीं उनका पैसा डूब ना जाए, तो वो लोग पहुंच जाते हैं। तो एक तो ये रीजन है कि इस तरह की सिचुएशन रोज रोज नहीं होती है। दूसरी बात, मान लो बाई चांस लोग बैंक में पहुंच गए कि हमें पैसा दो, बैंक के पास सिर्फ 70 रुपए पड़े हैं, बैंक को देने 100 रुपए हैं, 30 रुपए बैंक कहां से लाएगा, बैंक तो बैंकरप्ट हो जाएगा। उस केस में गवर्नमेंट बैंक की हेल्प करती है।
जो एक्स्ट्रा कैश है जो चाहिए बैंक को, उनको बेल आउट किया जाता है आरबीआई के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि गवर्नमेंट को भी इस बात का पता है कि बैंक के पास इतना कैश नहीं होता, तो बाई चांस मार्केट में से लोग आ भी जाते हैं तो एकदम से डिमांड अगर बढ़ जाती है तो सरकार उनको पैसा दे देती है और बैंक को बचा लेती है। जब सरकार पैसा नहीं दे पाती, बैंक करप्ट हो जाता है। जब सरकार पैसा दे सकती है तो वो बच जाता है। तो ये होता है जी आपका बैंक रन। बैंक रन का मतलब यही होता है कि जब सारे के सारे लोग बैंक की तरफ दौड़ने लगते हैं अपने पैसे को निकालने के लिए, उसे बैंक रन कहते हैं। लेकिन मान लो बैंक के पास इतना पैसा कभी भी नहीं होता जितना आप जमा करवाते हो, ठीक है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पैसा क्रिएट किया जाता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि भैया ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बैंक पैसा नहीं देंगे तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, तो ये चीज भी जरूरी है। अगर मार्केट में पैसा आएगा नहीं तो फिर इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी, उससे आपकी जीडीपी ग्रो नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों ही चीजें हैं यहाँ पे। तो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंक जो आजकल हम लोग यूज करते हैं, और फुल रिजर्व बैंकिंग सेक्टर जो हम लोग पहले यूज किया करते थे, आजकल तो ये बहुत कम यूज होता है, ना के बराबर ही यूज होता है। लेकिन दोनों के अपने प्रोज कॉन्स हैं, दोनों के अपने कॉन्स हैं। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। ऑपोजिशन प्लान्स टू नो ट्रस्ट मोशन, इसे नो ट्रस्ट मोशन भी कह सकते हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कह सकते हो, ये आपकी मर्जी है, अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट। तो अपोजिशन जो पार्टीज हैं वो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नो ट्रस्ट मोशन लेके आएंगी। उनका यह कहना है कि भैया जो मोदी गवर्नमेंट है वो लोकसभा के अंदर मेजोरिटी एंजॉय नहीं कर रही है, और अगर कोई पार्टी मेजोरिटी एंजॉय नहीं करती है तो उसको जल्दी से जल्दी रिजाइन दे देना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट ही नहीं है। इसे कहते हैं नो ट्रस्ट मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये ऐसा मेंशन नहीं है, लेकिन जो रूल 198 है, रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द लोकसभा 198, ये कहता है कि जो अपोजिशन जो पार्टीज होती हैं वो एक फॉर्मल तरीके से रिक्वेस्ट कर सकती हैं लोकसभा में स्पीकर को कि ये जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है हमें इसके खिलाफ नो ट्रस्ट मोशन लेके आना है। ये बताता चलूं आपको कि नो ट्रस्ट जो मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही आ सकता है, राज्यसभा में नहीं आ सकता। और जब नो ट्रस्ट मोशन लेके आया जाता है अपोजिशन के द्वारा, तो अपोजिशन को कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कि हम लोग क्यों कर रहे हैं। वो उसको सिर्फ यही कहना है कि भैया पार्टी का ट्रस्ट खत्म हो गया है, ठीक है। और कई बार नो ट्रस्ट मोशन का यूज इसलिए भी किया जाता है ताकि अपोजिशन पार्टी दबाव बना सके सरकार के ऊपर, या फिर अपनी यूनिटी को दिखा सके। क्योंकि अंडर आर्टिकल 75 क्या आता है, आर्टिकल 75 कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा के लिए अकाउंटेबल होते हैं। तो अगर लोकसभा का उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपने पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो आर्टिकल 75 लोकसभा को यह अधिकार देता है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर कंट्रोल बना के रखें। और नो कॉन्फिडेंस मोशन कंट्रोल बनाने का ही एक तरीका होता है। यहां से यूपीएससी में कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल करने के लिए नो ट्रस्ट मोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। और अब जब ये मोशन पास किया जाता है तो पहले तो स्पीकर के पास जाता है, स्पीकर उसको पढ़ता है, उसको अलाउ करता है, फिर उसके बाद जो है इसके ऊपर वोटिंग होती है। और अगर नो ट्रस्ट मोशन 51% मेंबर्स के द्वारा अगर सपोर्ट कर दिया जाता है तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि सरकार की मेजोरिटी हो गई खत्म, तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। इवन प्राइम मिनिस्टर को भी यहाँ पे रिजाइन करना पड़ता है, पूरी गवर्नमेंट को ही यहाँ पे रिजाइन करना पड़ता है। कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? कोई भी मेंबर जो अपोजिशन का होता है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन का यूज कर सकता है। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये सिर्फ लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होता है। लेकिन ऐसा होने लगा तो रोज रोज लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस करने लगे कोई भी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसको सपोर्ट करने के लिए कम से कम 50 मेंबर की सपोर्ट जरूरी है। तो स्पीकर साहब के पास जो जाता है प्रपोजल, 50 लोगों के सिग्नेचर उसके ऊपर होने चाहिए। और ये जो नो ट्रस्ट मोशन होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, ये पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में होता है। ये किसी खास मिनिस्टर के अगेंस्ट में नहीं होता है, पूरी सरकार के अगेंस्ट में। ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे रिजाइन करना पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लूज कर देते हैं। हमारे इतिहास में कई बार ऐसा हो चुका है पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर, जहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, सरकार गिर गई, और ऐसा होता है। हालांकि इस बार चांसेस बहुत कम है क्योंकि सरकार एंजॉय करती है मेजोरिटी को। लेकिन ये अपोजिशन के द्वारा सरकार के ऊपर दबाव बनाने का एक तरीका हो सकता है, और अपनी सोलिडेरिटी दिखाने का भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है जी, चलिए
अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल टेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जो कहता है कि हिमाचल फ्लड्स अ मैन मेड डिजास्टर। ये टॉपिक पहले भी हम लोग कर चुके हैं और आपको मैं इसके बारे में कई बातें बता चुका हूं। देखिए, हमारे पास एक दो टर्म होती हैं, एक होती है हजार्ड और एक होती है डिजास्टर। ठीक है, एक होती है डिजास्टर। हजार्ड वो कोई भी ऐसा इवेंट होता है, हजार्ड कोई भी ऐसा फिनोमिना होता है जिसके अंदर पोटेंशियल होता है हार्म करने का। ठीक है, हार्म करने का पोटेंशियल होता है। जैसे फ्लड आ गया, तो फ्लड भी हमें हार्म कर सकती है। यस, लाइटनिंग होती है, जो बिजली कड़कती है, वो भी हमें हार्म कर सकती है, ऑफ कोर्स। यस, अर्थक्वेक भी हमें इंपैक्ट कर सकता है। तो ये सब हजार्ड है। लेकिन ये डिजास्टर तब बनते हैं जब हमारे पास कैपेसिटी नहीं होती इसको, इससे डील करने की। जब गवर्नमेंट के पास, कम्युनिटी के पास, सोसाइटी के पास इनसे डील करने की कैपेसिटी नहीं होती है, तो वो डिजास्टर बन जाता है। वो डिजास्टर तब बनता है जब लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, तब वो डिजास्टर बनता है। तो हर हजार डिजास्टर बने इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे मान लो अर्थक्वेक है, कहीं डेजर्ट में अर्थक्वेक आ गया, उसका तो इंसान के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, तो क्या उस अर्थक्वेक को हम लोग डिजास्टर बोलेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन वही अगर अर्थक्वेक किसी रेजिडेंशियल एरिया में आ जाता है, किसी सिटी में आ जाता है, तो यस, वो डिजास्टर बन जाता है। तो दोनों में फर्क होता है। तो हिमाचल के अंदर जो फ्लैश फ्लड, क्लाउड बस्ट वगैरह हो रहे हैं, एक्चुअली में वो हजार्ड है। लेकिन क्योंकि हम उससे डील नहीं कर पा रहे हैं, वो डिजास्टर बन गए। अब सवाल ये उठता है कि ये जो डिजास्टर बन रहे हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये यहां पे सवाल है। तो आर्टिकल ये कहता है कि नेचर के अलावा जो मैन है, एंथ्रोपोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं, जो मैन मेड फैक्टर्स हैं, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। देखिए, नेचर तो अपना काम करता ही है। ऐसी जगह पे भी डिजास्टर्स आते हैं, लॉस होता है जहां पे इंसान होते भी नहीं है, रहते भी नहीं है। लेकिन हिमाचल में जो हो रहा है, वहां पे मैन मेड कोज भी इसके लिए बहुत बड़ा रीजन है। अब इसका कारण क्या है कि हिमाचल में ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, मॉनसून से रेनफॉल हो रहा है, वो तो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा कारण है ही। और रेनफॉल के पैटर्न के ऊपर भी डिपेंड करता है। पहले क्या होता था, रेनफॉल 10 दिन तक चलता था, थोड़ा 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 करके बारिश होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, उतनी ही बारिश जो पहले 10 दिन में होती थी, अभी 2 दिन में हो रही है। तो जिसे फ्लैश फ्लड आता है, क्लाउड बस्ट होता है, और वो डील नहीं कर पाती। हमारी जो सोइल होती है वो वीक होती है, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो उससे डील नहीं कर पाता। अचानक से उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये तो रीजन है ही ऑफ कोर्स। बट इसके पीछे हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं। प्रेजेंटली जो हिमाचल स्टेट के अंदर आपको डेवलपमेंट नजर आ रही है, बेसिकली 1971 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1971 में हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए थे। आप लैंड रिफॉर्म्स की बात करिए, इन्वेस्टमेंट की बात करिए, सोशल वेलफेयर की बात करिए, ह्यूमन रिसोर्स की बात करिए, हिमाचल प्रदेश में बहुत जबरदस्त काम हुआ। और हिमाचल प्रदेश एक रिच स्टेट के रूप में बन के उभरा। वहां पे हेल्थ सेंटर्स भी ओपन किए गए, स्कूल्स ओपन किए गए, एग्रीकल्चर में बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट किया गया, बड़ा अच्छा काम हुआ। लेकिन समस्या कब शुरू हुई? जब लिबरलाइजेशन हुआ। उसके बाद सारी चीजें वहां पे कमर्शियल होने लगी। एकदम से हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट है, उनकी कंस्ट्रक्शन बढ़ गई वहां पे, सड़कें चौड़ी होने लगी, इंजीनियरिंग असेसमेंट बहुत कम होने लगा, और जो कैश क्रॉप के ऊपर फोकस किया जाने लगा रादर देन ट्रेडिशनल क्रॉप्स। समस्या लिबरलाइजेशन के बाद शुरू हुई है। टूरिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाने लगा। अब इसका इसका भी कारण क्या है भाई, क्यों हिमाचल ने ऐसा किया? इसके पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिसी ही रिस्पॉन्सिबल होती है। देखिए, हम लोगों ने क्या किया, 1998-99 के अंदर एक फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सिस्टम हम लोगों ने शुरू किया बजट के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस वो स्टेट गवर्नमेंट को अभी फाइनेंशियल असिस्टेंस कम देंगी, और स्टेट गवर्नमेंट्स को खुद ब खुद अपने आप ही इकोनॉमिक पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा। बेसिकली आप ये समझ लीजिए, खुद ही उनको इकोनॉमिक रिसोर्स निकालने पड़ेंगे। इसकी वजह से हिमाचल के ऊपर प्रेशर बना, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज कम हो गए बाद में। तो उन्होंने अपने नेचर को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, जंगल काटने शुरू कर दिए, टूरिज्म बढ़ाना शुरू कर दिया। सीमेंट प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया हिमाचल प्रदेश के अंदर, हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाए गए, सड़कें चौड़ी की गई। तो ये बेसिकली सारा खेल उसके बाद शुरू हुआ।
और तब जाके अभी आज की समस्याएं आपको नजर आ रही हैं। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या लगाना गलत है भैया, मंत्र ना लगाएं, ऐसा भी नहीं है, लोगों को बिजली भी देनी है। हिमाचल जो है वन ऑफ द अर्लियर स्टेट जहां पे एक्चुअली सभी जगह पे बिजली पहुंची थी। पहले क्या होता था, जब हाइड्रो पावर प्लांट वगैरह लगाए जाते थे हिमाचल के अंदर, वहां पे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट लगाए जाते थे उसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाद में ऐसा हुआ कि उनको इन्वेस्टमेंट मिलने लगा, फंडिंग आने लगी, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट को वहां पे लगाया जाने लगा। अब जब भैया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करोगे आप, तो माउंटेन को कट करना पड़ेगा। माउंटेन को जब आप कट करते हो तो वो जो डेबरी होती है, जो माउंटेन कट करने से जो मटेरियल निकलता है, वो कहाँ जाता है? यूजली लोग उसको रिवर बेड में ही डिपॉजिट कर देते हैं। अब क्लाउड बस्ट हुआ, भारी बारिश हुई, तो वो जो मक बोलते हैं उसको, जो मटेरियल होता है जो पत्थरों को काट के निकाला जाए, उसे मक बोलते हैं, मक। वो मक रिवर बेड पे है, बारिश आएगी, क्लाउड बस्ट होएगा, तो वो मक कहाँ जाएगा? वो मक क्या करता है, रिवर के पानी को ब्लॉक कर देता है। लेकिन बाद में रिवर का प्रेशर बनता है पीछे से वाटर का, तो उसकी वजह से वो उसको खींच के लेके चला जाता है और फ्लड की सिचुएशन बन जाती है, जैसे पार्वती रिवर, ब्यास रिवर, सतलुज रिवर में आपको इस तरह देखने को मिल रहा है। करंटली देर आर 168 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन ऑपरेशन। अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तो आपने लगा दिया, तो इसमें होता क्या है, रिवर यहां से आ रही है, यहां पे आपने डैम बना दिया, पीछे आपने लेक बना दी, यस, तो आगे तो वाटर फ्लो कम हो गया, लेकिन पीछे जो है वाटर फ्लो एक्सेस हो रहा है। अब यहां से आ रहा है भैया क्लाउड बस्ट, क्लाउड बस्ट की वजह से अचानक से प्रेशर बढ़ेगा इसके ऊपर, तो आपको अचानक से फ्लड के लिए फ्लड गेट्स ओपन करने पड़ेंगे। अब कई समस्याएं हैं। ये जो रिवर है, यूजली इट इज ड्राई, क्योंकि मोस्टली वाटर इज स्टोर्ड बिहाइंड द डैम। लेकिन अचानक से फ्लड गेट ओपन कर दोगे तो ये ओवरवेलम हो जाता है, क्योंकि ये चैनल जो है यूजली नैरो होता है, छोटे छोटे कनाल्स बनाए जाते हैं। तो नैरो चैनल में जब वाटर अचानक से जाएगा तो वो भारी सेडिमेंट्स अपने साथ लेके आएगा, बहुत स्पीड के साथ आता है, और फिर बाद में यहाँ पे वो ओवरफ्लो करना शुरू कर देता है। और ये डैम के ऊपर भी तो प्रेशर बन रहा है ना, तो डैम के टूटने के चांसेस भी होते हैं। तो जब डैम अगर बाई चांस मान लो टूट गया, डैमेज हो गया, तो ये सारे का सारा वाटर जो है अचानक से यहाँ पे आ जाता है। ये सब रीजन है हिमाचल के अंदर इस तरह की चीजें करने का। ट्रेडिशनली जो माउंटेन कट की जाती थी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए ना एक्सटेंसिव स्टडीज की जाती थी, सालों साल तक स्टडी की जाती थी। और देखिए, पहाड़ को जो काटते हैं ना, पहाड़ों को सबसे बढ़िया काटने का तरीका होता है हॉरिजॉन्टल काटना, टेरेस की फॉर्म में काटना। लेकिन टेरेस की फॉर्म में जब पहाड़ को काटा जाता है, ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, लंबा समय लगता है, साल 2 साल 3 4 5 साल लग जाते हैं। लेकिन आजकल क्या है, हम जल्दी जल्दी करो, है ना, एकदम से सड़क को 4 लेन करना है, 2 लेन करना है, जल्दी जल्दी पहाड़ काटे जाते हैं। इसके लिए वर्टिकल कटिंग होती है, हॉरिजॉन्टल कटिंग नहीं होती है। और वर्टिकल कटिंग बहुत डेंजरस होती है। ये काम जल्दी तो कर देती है, लेकिन उससे हमारी माउंटेन वीक हो जाती है। और जब आती है भैया बारिश, तो लैंडस्लाइड वगैरह बहुत आम सी बात यहाँ पे हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सीमेंट प्रोजेक्ट वगैरह लगाए गए बिलासपुर में, सोलन में, चंबा वगैरह में, उससे माउंटेन की कटिंग की गई, फ्लैश फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो यूजली हमारा जो लैंड पैटर्न होता है वो हम लोग चेंज कर देते हैं। क्रॉप्स का पैटर्न भी हम लोगों ने चेंज कर दिया। पहले क्या होता था, यूजली सीरियल फार्मिंग की जाती थी, लोग चावल लगा लिया, गेहूं लगा लिया, आलू लगा लिए, टमाटर लगा लिए, वो लगाया करते थे। बट आजकल तो कैश क्रॉप के ऊपर फोकस किया जाता है, एप्पल्स लगाए जाते हैं। और जब कैश क्रॉप लगाई जाती हैं, जैसे मान लो एप्पल का ही एग्जांपल ले लीजिए। एप्पल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत जल्दी खराब हो जाता है ना, इट्स वेरी पेरिशेबल। अब क्योंकि ये पेरिशेबल होता है, तो इसको मार्केट में लेके जाना बहुत जल्दी आपको चलना पड़ता है, तो आपको फास्ट ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। फास्ट ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये हुआ कि आपको ज्यादा रोड्स बनाने पड़ेंगे, और जब रोड्स बनेंगे तो पहाड़ों की भैया कटिंग की जाएगी, राइट। अब पहाड़ की कटिंग हो रही है, तो रूरल एरियाज में भी हिमाचल में पहाड़ों की कटिंग की जा रही है, क्योंकि ज्यादा सड़कें वहां पे बनाई जा रही है। और जिस तरह की जो मशीनें आजकल आ रही हैं, मॉडर्न एक्सकवेटर्स आ रहे हैं, जो भी वहां से सामान निकलता है एक्सकवेट करने के बाद, वो सारा नदी में डाल दिया जाता है। नदी जो वैलीज होती हैं वहां पे डाल दिया जाता है, और रिवर जो इकोसिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जिसकी वजह से बढ़ता ही समस्याएं। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो इन्होंने कहा कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाई जानी चाहिए, अ, और लोगों को इसमें जो है इन्वॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लोकल लेवल पे, पंचायत लेवल पे
जो है लोगों को इसमें आप करिए, जिन लोगों का नुकसान हुआ है आप उन्हें कंपनसेट करिए। और बेसिकली वही बड़ी-बड़ी बातें बोली गई हैं। हालाँकि अगर आप लोगों को भी इन्वॉल्व करते हो तो लोग तो यही चाहते हैं कि सड़कें बने, ट्रांसपोर्टेशन आए, स्कूल आए, बिल्डिंग्स आएँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो लोगों को भी अगर आप इन्वॉल्व कर देते हो तो उसमें भी कोई ज़्यादा बेनिफिट नज़र नहीं आएगा। बट येस, लेकिन जो सिविल सोसाइटीज़ होती हैं, जो एनजीओज़ वगैरह होते हैं, प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक स्टडीज़ की जाएँ और जल्दबाज़ी मत की जाए। प्रोजेक्ट को प्रॉपर टाइम दीजिए, ठीक है? ताकि प्रॉपर तरीके से स्टडी होके काम हो सके। ये जो जल्दी-जल्दी काम होता है ना, ये खराब होता है। हॉरिज़ॉन्टल कटिंग करी की जाए रादर देन वर्टिकल कटिंग्स, ठीक है? और जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो ना, तभी वेजिटेशन को कट करिए। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी माउंटेन को कट करिए। ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों में आप माउंटेन वगैरह को कट मत करिए। तो ये कुछ इन्होंने यहाँ पे बात बोलने की कोशिश की है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल को पास कर दिया गया है लोकसभा के अंदर फाइनली। और ये जो है 2021 में बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन फिर ये स्टैंडिंग कमेटी के पास चला गया था, तो फाइनली जो है इसको अभी पास कर दिया गया है। इसके कई सारे प्रोविजंस हैं जिसके अंदर क्रिटिसिज्म भी आ रहा है, जिसके अंदर कुछ पॉजिटिव बातें भी निकल के आ रही हैं। जो मेजर मेजर सी चीजें हैं वो इसके अंदर यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। देखिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो बिल है, इसके अंदर क्या कहा गया था, जो आयुष प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि जो आयुर्वेदा, यूनानी वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम होता है, जो लोग उनको प्रैक्टिस करते हैं, अगर बाई चांस उनको मान लो कोई रिसर्च करनी है या उनको कोई नेचुरल प्रोडक्ट का यूज करना है, तो उनको प्रायर परमिशन नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, पहले उनको प्रायर परमिशन लेनी पड़ती थी, जिसकी वजह से टाइम कंज्यूम होता था बहुत सारा। अभी उनको वो नहीं लेना पड़ेगा। अ पर्सन कैन नॉट शेयर और ट्रांसफर एनी रिजल्ट ऑफ द रिसर्च ऑफ एनी बायोलॉजिकल occurring in India or associated traditional knowledge for the monetary consideration to any individual to the prior written approval of the National Biodiversity Authority। बेसिकली अगर आप कोई रिसर्च वगैरह करते हो तो आपको नेशनल बायोडाइवर्सिटी की प्रायर परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। और अगर आप कोई रिसर्च करते हो, उससे जो मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, वो भी आपको शेयर नहीं करना पड़ेगा, ऐसा इसके अंदर कहा गया है। तो नेशनल जो बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, नेशनल लेवल पे होती है, ऐसी फिर हमारे पास स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी भी होती है, और ऐसी हमारे पास लोकल लेवल पे भी एक बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी होती है। सेक्शन 36 से क्या कहता है? इसके अंदर एडेड द एम्फसाइजिंग ऑफ द मॉनिटरिंग द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज फॉर यूज इन इंडिया। अगर कोई हमारे साइंटिस्ट रिसर्चर्स अगर फॉरेन कंट्री से कोई बायोलॉजिकल रिसोर्स को लेके आते हैं, वहां से दवाइयां वगैरह बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, इंडिया में अगर उसका यूज किया जाएगा तो उसके लिए आपको प्रायर परमिशन भी लेनी पड़ेगी। और जो हमारे जो नेशनल बायोलॉजी बायोडाइवर्सिटी जो अथॉरिटी होती है वो उसको मॉनिटर भी करेगी। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि नगोया प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट किया जा सके इंडिया में। तो इंडिया वाले प्रोडक्ट के लिए परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बाहर से कोई प्रोडक्ट आता है तो भैया उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और उसका जो बेनिफिट होगा वो आपको लोकल कम्युनिटी के साथ शेयर भी करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। देखिए, परमिशन वगैरह लेने में बहुत समय चला जाता है। ठीक है, आप परमिशन लीजिए, उसमें साल 2 साल तो उसी में लग जाता है। फिर आप रिसर्च करिए, मॉनिटरिंग होती है, रिसर्च के बाद फिर आप उसको रिजल्ट को सबमिट करवाइए, बहुत टाइम चला जाता है। लेकिन सरकार ने कहा कि सारी प्रोसीजर फास्ट एंड फॉरवर्ड होनी चाहिए, इसलिए जो है ये ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को करता है। तो आपको मैंने बता ही दिया, जो आयुष होते हैं उनको एग्ज़ेम्प्ट कर दिया गया है। अभी आयुष वालों को परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो भी आदमी बायोडायवर्सिटी एक्ट को पहले जो हमारे पास था 2002 वाला, अगर उसको कोई वायलेट करता था तो उससे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। लेकिन इसके अंदर उसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना गया, उसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। तो अगर कोई वायलेट करता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट को के प्रोविजंस को, तो अभी उसके ऊपर हम लोग क्या करें? फाइन लगाएंगे। तो ये फाइन 5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का हो सकता है। और यहीं पे क्रिटिसिज्म भी है बेसिकली। तो बहुत सारे एक्सपर्ट का ये मानना है कि इससे जो कंपनियां होती हैं वो वो भैया फाइन दे के निकल जाएंगी, क्योंकि उनको डर ही नहीं है। अब मान लो कोई अडानी कंपनी है, टाटा बिरला अंबानी कोई बड़ी कंपनी है, अगर वो वायलेट करती है तो उनके लिए 5 लाख क्या बड़ी चीज है? कोई बड़ी चीज नहीं है, वो दे के आराम से वायलेशन करती रहेंगी। अगर क्रिमिनल ऑफेंस होता, अगर जेल में जाते, तो शायद उनको ज्यादा डर होता। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इनके प्रोविजंस के लिए कोई आज तक जेल गया नहीं है। तो सरकार ने कहा भाई देखिए, वैसे भी इसके अंदर कन्विक्शन वगैरह होता नहीं है, कोई जेल जाता नहीं है, तो इट्स बेटर के फाइन ले लिया जाए। कम से कम सरकार के पास कुछ पैसा तो आएगा। पहले पैसा भी नहीं आ रहा है और किसी को सजा भी नहीं हो रही है। क्योंकि जो वायलेशंस वगैरह होता है कंपनी के द्वारा किया जाता है, इसके लिए अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस होता है। तो ये किया गया।
उसके अलावा इसका क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म ये है कि कंसर्न्स वर रेज्ड दैट द बिल प्रायोरिटाइज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड द कमर्शियल ट्रेड। कॉमर्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है रादर देन कंजर्विंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कंपनीज को जो है जल्दी जल्दी परमिशन मिलेगी, वो लोग एक्सप्लॉइट करेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह होगा, तो जो पर्पस था बायोडाइवर्सिटी एक्ट का वो डिफीट हो यहाँ पे हो रहा है। इट में लीड टू बायोपायरेसी ऑल्सो। बायोपायरेसी क्या होता है? जो कि हमारे जेनेटिक जो रिसोर्स होते हैं, जो हमारे बायोकेमिकल मटेरियल्स होते हैं, उनका मिसयूज किया जाता है, उसे बायोपायरेसी बोलते हैं। क्योंकि आयुष के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उन्हें प्रायर परमिशन नहीं लेनी है, तो वो बायोपायरेसी लीड कर सकते हैं। वो हमारे नेचर से ऐसे ऐसे मटेरियल का मिसयूज करेंगे अपने बेनिफिट के लिए, लेकिन सरकार से परमिशन भी नहीं लेंगे। इससे बायोपायरेसी बढ़ेगा, ऐसा इनका कहना है। उसके अलावा जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी होती है, जो कि लोकल लेवल पे होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं, उनसे भी परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, वो सीधा सीधा सेंटर को जवाब देगा। तो क्योंकि लोकल कम्युनिटी को यहाँ पे थोड़ा सा पावर कम कर दिया गया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। भैया अल्टीमेटली इम्पैक्ट किसके ऊपर होता है? लोकल कम्युनिटी का ही होता है ना, और उसी को आप इग्नोर करे जा रहे हो। तो ये कुछ बायोडाइवर्सिटी बिल का क्रिटिसिज्म है। कुछ कुछ प्लस है, कुछ माइनस है। प्लस तो यही है कि प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड होगा, यस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, और अपने नेचर को हम लोग जो है और ज्यादा बेटर तरीके से, कमर्शियल तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। नुकसान इसका यही है कि लोकल कम्युनिटी को यहाँ पे इग्नोर किया गया है। यस, बायोपायरेसी के चांसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं ऑफ कोर्स, और जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो एक्सप्लॉइट करेंगी हमारे नेचर को। अभी देखना है इसके ऊपर फर्दर कुछ और डेवलपमेंट होता है तो हम लोग बात करेंगे। डेफिनेटली एक दो दिन में इसके ऊपर एक एडिटोरियल भी आने वाला है, तो इसको हम लोग और ज्यादा डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए, आज का एडिटोरियल कहता है कि गिग इकोनॉमी एंड मोर। गिग इकोनॉमी के बारे में आपको अच्छे से पता है क्या होता है। गिग इकोनॉमी के अंदर कोई फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग जो है, कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती हैं, जिसे आप फ्रीलांसिंग भी कहते हो। ठीक, इसे गिग इकोनॉमी कहते हैं। तो राजस्थान के अंदर फाइनली ये एक्ट पास कर दिया गया है 23 राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड द वेलफेयर। इंडिया में तो छोड़िए, दुनिया में अपने आप का पहला ऐसा एक्ट है जो कि गिग वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। गिग वर्किंग वर्कर्स क्या करते हैं बेचारे? वो काम तो करते हैं, लेकिन जो उनके एम्प्लॉयर्स होते हैं, जिसके अंडर में वो काम करते हैं, उनको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। उनको कभी भी हटा सकते हैं, उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है। तो जो एम्प्लॉयर्स होते हैं भैया, उनको भी रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो ये इसके अंदर पूरी बेसिकली पूरी बात यहाँ पे कही है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, उबर और ओला का एग्जांपल दिया है। ये एक ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये ऐप क्या कहती है? ये ऐप कहती है कि भैया जो कस्टमर होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, हम उसके बीच में लिंक प्रोवाइड करवाते हैं, और उसकी वजह से जो ये ओला उबर कंपनी होती है, वो बीच में कमीशन लेती है। यही उनका प्रॉफिट होता है। और ये काम किया जाता है एल्गोरिदम के द्वारा, ऐप के द्वारा। सब कुछ ऐप के द्वारा किया जाता है। आपने ओला बुक करवाया, आपका ऑर्डर लिया गया, दिया गया, पेमेंट दिया गया, सब कुछ इसके थ्रू होता है। और वो सब काट पीट के जब भी किसी को पैसा वैसा देना होता है, सब कुछ, और जो राइट्स को रेगुलेट करना, रूट को फिक्स करना, सब कुछ कंपनी के द्वारा किया जाता है, और बाद में कंपनी को प्रॉफिट डिलीवर कर दिया जाता है। वो एक अलग बात है कि ओला और उबर को प्रॉफिट नहीं होता है, इनको हजारों करोड़ का नुकसान हर साल होता है। लेकिन और भी प्लेटफॉर्म्स हमारे पास होते हैं जिनको प्रॉफिट होता है। इन्होंने यहाँ पे ओला उबर का एग्जाम्पल दिया गया था। अब इनका ये कहना है, अगर मान लो बाई चांस कोई ड्राइवर या कोई वर्कर अगर वो कंपनी की पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है, तो ओला उबर वाले क्या करते हैं, उसकी आईडी को ब्लॉक कर देते हैं। उसे एक टेम्परेरी डिजिटल पनिशमेंट दी जाती है, उसके ऊपर ऑर्डर आते ही नहीं है। या फिर मान लो उसकी रेटिंग बहुत खराब होती है, तो उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। और कंपनी ये कहती है क्योंकि ये वर्कर्स हैं, ये आपके, हाँ, ये वर्कर्स हैं जिसको फुल टाइम वर्कर्स नहीं है, तो इनकी हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, वो हमारे पार्टनर हैं, वो हमारे एम्प्लॉइज नहीं है। तो उनकी वर्किंग कंडीशन, उनकी वेजेस, उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स में यूजुअली इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो ये जो एम्प्लॉयर्स होते हैं ओला उबर, ये बेचारे उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। सरकार भी गिग वर्कर्स को यहाँ पे ऐसा सपोर्ट नहीं करती है, क्यों? इनकी नियो लिबरल, जब हम लोग कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो वो यही कहता है, इजी हायर इजी फायर। इसीलिए और बहुत सारा काम सरकार भी तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स पे कराती है। पिछले 8-10 सालों में तो कॉन्ट्रैक्ट जो वर्कर्स हैं वो सरकार के अंदर भी आ गए हैं।
तो इसीलिए सरकार जो है इनको सोशल सिक्योरिटी नहीं देना चाहती, क्योंकि इससे अननेसेसरी एक इकोनॉमिक बर्डन पड़ता है। लेकिन राजस्थान ने कहा कि नहीं, ठीक है, हम लोग ये नहीं चलेगा। भैया जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिकली पूरी बात इन्होंने कही है। इसके लिए इन्होंने एक बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल दिया है। ऐसे इनका कहना है कि देखिए कोई आज की बात नहीं है, इट हैज हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स ऑल्सो। जैसे एक हमाल पंचायत का बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। बहुत साल पहले 1940s 50s 60s के अंदर महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ करता था, कुछ इस तरह के लोग हुआ करते थे जिसे हमाल कहते थे। ये लोग एक्चुअली बोझा ढोया करते थे। ठीक है, अपने कमर के ऊपर लाद के वजन को ढोया करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। इन्हें हमाल कहा जाता था। लेकिन ये भी गिग वर्कर्स की तरह काम करते थे। इन्हें कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी, इनका कोई एक प्रॉपर वर्क प्लेस नहीं हुआ करता था, इनका कोई एक एम्प्लॉयर नहीं हुआ करता था। लेकिन बाद में हमाल वर्कर्स ने सोचा कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो इन्होंने अपनी यूनियन बनाया। ठीक है, जिसे कहा गया हमाल पंचायत, महाराष्ट्र के अंदर। और इनके अंदर ज्यादातर दलित और ओबीसी हुआ करते थे। बाद में जब हमाल पंचायत बनी तो इन्होंने अपने लिए अधिकारों की डिमांड करने लगी। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इन्होंने दबाव बनाना शुरू किया। और धीरे धीरे हमाल पंचायत को रिकॉग्नाइज किया गया सरकार के द्वारा। और फिर बाद में जो है इनको अधिकार दिए गए। यूजुअली क्या होता था, हमाल वर्कर्स बेचारे जब तक हेल्दी होते थे काम करते थे, जब बूढ़े हो जाते थे या बीमार हो जाते थे अपने गाँव वाँव चले जाया करते थे। तब उनका टेक केयर करने के लिए कोई होता नहीं था, क्योंकि ना इनके पास इंश्योरेंस था ना कुछ था। ठीक है, तो बाद में सरकार ने क्या कहा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। और उस समय फिर एक जो है मथाड़ी बोर्ड बनाया गया। मथाड़ी बोर्ड, मथारी बोर्ड के अंदर क्या हुआ, बहुत सालों की लड़ाई के बाद जिसको लीड किया था बाबा अधव ने। ठीक है, अभी वो जिंदा है, 94 ईयर्स ओल्ड हैं, उन्होंने इसको लीड किया था। तो एक मथाड़ी बोर्ड बनाया गया जिसके अंदर जो वर्कर्स होते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं, उनको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता था। तो जो भी वर्कर महीने में जितना भी काम किया करता था, उसके डेली वेज के अलावा उसको महीने में अलग से इंसेंटिव दिया जाता था, जितना वो लोग काम किया करते थे। ठीक है, ताकि उनकी हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए वो यूज कर सके। बाद में ये जो बोर्ड है इतना स्ट्रांग हो गया कि अभी इनका बैंक भी चलते हैं, इनके पास खुद की हाउसिंग स्कीम्स भी होती हैं। तो राजस्थान के अंदर जो अभी आया है प्रोविजन गिग वर्कर्स के लिए, कहीं ना कहीं वो हमाल पंचायत के जैसा ही है। तो ये चीजें पहले भी होती थी, लेकिन पहले कम थी। अब सारी इकोनॉमी डिजिटल हो गई है, तो गिग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो है बहुत बड़ा हो गया है यहाँ पे ऑफ कोर्स। तो राजस्थान में भी कैंपेन किए गए हैं। कोई भी चीज सरकार खुद नहीं करती है, उनके ऊपर दबाव बनाना पड़ता है। और राजस्थान के अंदर कैंपेन किए गए गिग वर्कर्स के द्वारा, हड़तालें की गई, प्रोटेस्ट किए गए, तब राजस्थान की गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे इसको एक्सेप्ट किया है। तो दिस इज फर्स्ट वर्कर स्पेसिफिक सोशल सिक्योरिटी लॉ इन द वर्ल्ड ऑल्सो, नॉट ओनली इन इंडिया। जिसमें जो एग्रीगेटर्स होंगे जैसे फ्लिपकार्ट, जोमेटो वगैरह वो सब होते हैं, उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। जितने गिग वर्कर्स होते हैं उनको भी रजिस्टर करना पड़ेगा। इससे पूरा का पूरा जो डेटा का जो ट्रांजेक्शन वगैरह होती है वो अपने आप ही ऐप के अंदर हो जाएगा। इट विल लीड टू मोर ट्रांसपेरेंसी ऑल्सो। ठीक है, तो बस इसलिए इन्होंने कहा गया है। उसके अलावा उनको जो है इंसेंटिव दिए जाएंगे इंश्योरेंस वगैरह के लिए, हेल्थ के लिए, वो तो सब उनके साथ होगा ही होगा। और जिस तरह से आने वाले समय में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, उस तरह से जब डर लग रहा है इकोनॉमी के अंदर लोगों को काम नहीं मिलेगा क्योंकि सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा, इस तरह की चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दिस इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। तो ये डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिकली जस्टिस की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, तो उसके लिए राजस्थान ने जो किया है, दिस इज कमेंडेबल, दिस इज अ ब्रेक थ्रू। और अभी आप देखेंगे इंडिया में भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इसको फॉलो किया जाएगा, और बहुत सारे स्टेट के अंदर ये कानून इस तरह से पास होने वाले हैं। तो दिस इज सच अ ग्रेट विक्ट्री फॉर द पीपल, फॉर द गिग वर्कर्स इन राजस्थान। और ये एक बेसिकली गाइडिंग लाइट की तरह काम करेगा। अभी आप देखना दूसरे स्टेट्स के अंदर भी इस तरह की चीजें की जाएंगी। तो एक बड़ा अच्छा सा आर्टिकल था, आपके पास डिसेंट सा कंटेंट भी आ गया है, तो इसको आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल भी दिए गए हैं, आप इसका भी पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।